नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिसकी टाइमिंग समझ नहीं आती और मोदी जी ने आज अचानक एक ऐसा फैसला लिया, ऐसा बड़ा फैसला लिया जिसकी टाइमिंग किसी की भी समझ नहीं आई। दरअसल जंग के माहौल के बीच में जब सारी मीडिया ये कह रही हो कि भारत की सेना किसी भी वक्त पाकिस्तान में घुसकर हमला कर सकती है, जंग का माहौल हो, पाकिस्तान घबराया हो, ऐसे नाजुक मोड़ पर मोदी जी ने आज अचानक ऐलान कर दिया, उनकी सरकार ने, कि वो देश में कास्ट सेंसस कराने जा रहे हैं, जाति जनगणना कराने जा रहे हैं। एक ऐसा फैसला जिस पर खुद मोदी जी 11 साल से डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। और सच्चाई है कि जब ये ऐलान हुआ तो चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो कोई भी नेता हो, हर आदमी सकते में आ गया कि हुआ क्या ये। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराएगी। ये बड़ी खबर मोदी जी के ही शब्द थे ना कि देश में केवल 4 जातियां हैं, युवा, किसान, महिलाएं और गरीब। तो पहले देश को झूठ बोला, या आज बोल रहे हैं। अब दोस्तों, जिस कास्ट सेंसस का विरोध जो है वो आरएसएस के एक तबके में हो रहा हो, या बीजेपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, इस तरह के चीफ मिनिस्टर ये खुलेआम कह रहे होंगे कि बटेंगे तो कटेंगे, यानी हिंदू अगर बटेंगे जातियों में तो कटेंगे, हिंदू कटेंगे, इस तरह की बातें हो रही हूँ। या मोदी जी के मंत्रिमंडल में कई ऐसे मिनिस्टर हैं जो जाति का विरोध कर रहे थे। वहाँ पर एक सवाल जो अनायास खड़ा होता है वो ये है कि फिर मोदी जी ने ये फैसला क्यों लिया जो 11 साल से नहीं ले रहे थे, क्यों लिया? अब मेरी कुछ लोगों से बात हुई, उनका ये कहना है कि साहब, एक तो जो जंग का माहौल बन रहा था, जो जंग का एक एटमॉस्फेयर बिल्टअप हो रहा था भारत में भी और पाकिस्तान में भी, और जिस तरह से मीडिया जंग की बात करने लगी थी, उसका नैरेटिव चेंज करने के लिए, ध्यान हटाने के लिए मोदी जी ने ये एक नया नैरेटिव, एक आप कह सकते हैं नया एजेंडा सेट कर दिया देश के आगे। और इसकी एक वजह यह भी बताई जा रही है कि दरअसल भारत की सेना को स्ट्राइक करने, पाकिस्तान पर स्ट्राइक करने के लिए एक माकूल वक्त दिया जा रहा है, एक अनुकूल समय दिया जा रहा है, एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज दिया जा रहा है कि जहां पाकिस्तान थोड़ा सा उसकी एंग्जाइटी कम हो तो सेना को एक स्पेस मिले अटैक करने का। कुछ लोग इस तरह की बात कर रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे प्योर पॉलिटिक्स है, यानी बिहार में जो चुनाव आने वाला है और फिर साल भर के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, यानी इस मुल्क के 2 बड़े सूबे बिहार और यूपी, जहां कहीं ना कहीं जातीय समीकरण हार जीत तय करते हैं, वहां मोदी जी ने ये एक कार्ड खेला है कास्ट सेंसस का। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं और कुछ कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मोदी जी ने अपनी आदत के मुताबिक विपक्ष को सरप्राइज देने की कोशिश की है। अब दोस्तों, सच्चाई यह है कि मोदी और शाह की जो कमंडल पॉलिटिक्स थी, जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स थी, ये जब असर दिखाने लगी और एक के बाद एक राज्य जीतने लगी बीजेपी, तो कहीं ना कहीं इस आइडिया को सबसे पहले असरदार तरीके से सामने रखा नीतीश कुमार ने सामने रखा। ये अलग बात है कि आज वो मोदी के साथ है। नीतीश कुमार ने इस बात को सामने रखा, तेजस्वी और लालू ने हाँ में हाँ बनाई, और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने भी इस बात को पुख्ता तरीके से उत्तर प्रदेश में रखा। लेकिन इस पूरे आप कह सकते हैं एजेंडा को जिस तरह से राहुल गांधी ने सामने रखा, वो शायद एक मिसाल है। और राहुल गांधी लगातार पार्लियामेंट में या फिर किसी भी सभा में, रैली में कास्ट सेंसस की बात करते चले आ रहे थे पिछले 1.5-2 साल से। और जब भी वो इस मसला उठाते थे पार्लियामेंट में तो बीजेपी हमलावर हो जाती थी। लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। अब दोस्तों, राहुल गांधी जो खुद इस मांग को उठा रहे थे कास्ट सेंसस की, आज वो सरप्राइज थे जब अचानक ये ऐलान हुआ जाति जनगणना का। और फिर उन्होंने कहा कि भले ही इसका कारण जो भी हो, मोदी के इरादे जो भी हो, कांग्रेस और विपक्ष मोदी के इस डिसीजन के साथ खड़ी है। नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। अब दोस्तों, एक सच्चाई और भी है कि जो गोदी मीडिया और गोदी मीडिया के एंकर
कास्ट सेंसस को लेकर राहुल गांधी को घेरते थे, अखिलेश यादव को घेरते थे, तेजस्वी को घेरते थे। ये जो घेराबंदी होती थी विपक्ष के नेताओं की, और ये आरोप लगाए जाते थे कि साहब जाति की राजनीति हो रही है, कहीं ना कहीं कमंडल को मंडल से भिड़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं हिंदुत्व का जो काउंटर कर रहे हैं वो जाति से कर रहे हैं। इस तरह के जो एंकर थे जो विरोध करते थे कास्ट सेंसस का, कहीं ना कहीं उनको भी समझ नहीं आ रहा है कि मोदी जी के इस फैसले को मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक कहा जाए। इस बार मोदी जी की तारीफ़ कैसे की जाए, खैर ये उनकी बात है, लेकिन यहाँ पर एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, और वो बात थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। मोदी जी बिना किसी मकसद के, बिना किसी ऑब्जेक्टिव के, बिना किसी राजनीतिक लाभ के शायद ही कोई फैसला लेते हो या कदम बढ़ाते हो। तो एक चीज़ तो तय है कि जो उन्होंने सोचा है, कास्ट सेंसस का जो ऐलान किया है, और बहुत बहुत इंतज़ार के बाद किया है, बहुत बहुत सोच विचार के बाद किया है, उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा मकसद है। और आज मैं कोशिश करूंगा कि ये जो मकसद है, ये जो उनका ऑब्जेक्टिव है, क्या पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको मैं डिकोड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इतना बड़ा फैसला जंग के माहौल के बीच में शायद ही कभी किसी नेता ने लिया हो। और इसीलिए इस सवाल का जवाब जो आसानी से मैं दे नहीं सकता, आज मैं दो ऐसे एक्सपर्ट्स को लाया हूँ जो कास्ट पॉलिटिक्स, जो कमंडल पॉलिटिक्स, मंडल पॉलिटिक्स, इस तरह के जो जातीय सेंसस हैं, जातीय समीकरण, उसके एक्सपर्ट। और हमारे साथ आज मेरी खुशनसीबी है, आपकी भी खुशकिस्मती है, मेरी भी है, कि हमारे साथ आज एक ऐसे एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर रविकांत, जो काशीराम के साथ उनके ज़माने से जातीय समीकरणों को उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर भारत में उसको खंगालते चले आए। वन ऑफ द टॉप मोस्ट एक्सपर्ट कह सकते। मैंने आज उनसे कहा कि आप आइए रविकांत साहब, और आप खुलकर बताइए कि इसके पीछे मोदी का खेल क्या। और वो आए, उनको सुनिएगा, उनकी बातें सुनिएगा, आंखें खुलेंगी कि जंग के माहौल में ये जो जाति की मिसाइल मोदी जी ने क्यों छोड़ी है, उसको बताएंगे, समझाएंगे। और मेरे साथ आज डेटा जर्नलिस्ट होंगे अभिषेक, और अभिषेक को मैंने इसलिए बुलाया है क्योंकि आप कह सकते हैं कि जो जातीय समीकरण, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है, वो जो इक्वेशंस हैं बिहार, यूपी या उत्तर भारत के, उसके वो स्कॉलर। इन दोनों एक्सपर्ट्स को सुनिए, इरादों को समझने की कोशिश कीजिए। जंग के माहौल के बीच में मोदी जी के इन इरादों को समझना ज़रूरी है। अरे भाई प्रोफेसर साहब, हम तो जंग पर प्रोग्राम कर रहे थे, लेकिन अचानक इस जंग के बीच में मुझे आपको न्योता देना पड़ गया, क्योंकि मोदी जी ने तोप का रुख बदल दिया, ऐसा लगता है। ये अचानक जाति सेंसस की बात, जिस वक्त हिंदुस्तान की मीडिया ये सोच रही थी कि तोप के गोले दागे जाएंगे सीमा के पार, उस वक्त ये कौन सा गोला छोड़ दिया मोदी जी ने? इसके पीछे क्या खेल क्या है? डॉक्टर साहब कुछ तो समझाइए, कुछ तो ज्ञान दीजिए। देखिए दीपक जी, एक जंग भारत के भीतर ही चल रही थी और उसको लीड कर रहे थे राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद लगातार राहुल गांधी जाति जनगणना के मुद्दे को उठा रहे हैं, और यहां तक उन्होंने ऐलान कर दिया कि नरेंद्र मोदी को जाति जनगणना करानी पड़ेगी, अगर वो नहीं कराते हैं तो हम सरकार में आएंगे तो कराएंगे। इसके बाद मोदी जी के पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन वो इंतजार कर रहे थे समय का। अब चूंकि बिहार में चुनाव है और फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव है, देश के सबसे बड़े दो सूबे आप कह लीजिए, वो भी सामाजिक न्याय की राजनीति के सबसे बड़े सूबे, जहां पर कास्ट सेंसस का मुद्दा सबसे पहले आया, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव लेकर के आए। जिस उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बराबर पीडीए की बात कर रहे हैं और जाति जनगणना की डिमांड कर रहे हैं, वहां पर चुनाव मैदान में जाना है बीजेपी को, तो उसके लिए एजेंडा चाहिए था, और ये एजेंडा पहलगाम से सेट नहीं हो रहा था। पहलगाम के जरिए वो चीजें नहीं हो रही थी, इसलिए मोदी जी को जाति जनगणना का मुद्दा उठाना पड़ा। और जो मिसाइल आपने कहा ना कि एलओसी के पार जानी चाहिए थी, वो मिसाइल उन्होंने नागपुर पर छोड़ दी। अब नागपुर क्या करेगा? नागपुर पे मिसाइल डाल दी, नागपुर की तरफ चलेगी मिसाइल। जी 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 जी, बड़ी बात कह दीजिए। जरा मैं अभिषेक जी के पास आता हूं। भाई अभिषेक जी, ये आपसे मेरी जब सुबह बात हो रही थी तो आपने कहा था कि 4 बजे भारत सरकार के मंत्री कैबिनेट पर ब्रीफिंग करेंगे और जंग को लेकर, पाकिस्तान को लेकर बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि बाकी मीडिया की तरह
आपकी भी जो एक अनुमान था गलत साबित हुआ और मोदी जी ने धमाका कर दिया जाति सेंसस का। ये जाति सेंसस के पीछे सोच क्या है, मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? अभिषेक जी। दीपक जी, आपसे जब मेरी बात हुई थी तो वाकई हमने ये सोचा नहीं था कि कुछ लोग जो कहते हैं कि नाम नरेंद्र काम सरेंडर, कहीं ना कहीं राहुल गांधी और नीतीश कुमार के सामने सरेंडर कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। नीतीश कुमार ने इस मुद्दे को उठाया और राहुल गांधी ने इसको राष्ट्रीय स्वरूप दिया। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे मंडी की सांसद कंगना रनौत हो, सबके इंटरव्यू के क्लिप आज वायरल हो रहे हैं अभी थोड़ी देर से। सब कह रहे थे कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और अब जब जाति जनगणना शुरू हो गई, शुरू होने वाली है, सरकार ने ऐलान कर दिया, इसके बाद तो सबको कैसे इस लाइन पर आना पड़ेगा उनको सोचना है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते थे जाति जनगणना पर कि इस देश में 4 जातियां हैं, गरीब, महिला और पता नहीं 2 और जाति बताते थे कोई कोई। जाति जनगणना को बीजेपी और आरएसएस सिरे से खारिज करते रहे, लेकिन आज उस प्लेटफॉर्म पर आना पड़ा। और जो बात राहुल गांधी कह रहे थे कि सरकार को झुकना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो हम आएंगे तो जाति जनगणना कराएंगे, उस पर आने का साफ मतलब है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं एहसास हो गया कि बिहार में जो डैमेज हुआ लोकसभा चुनाव में, उत्तर प्रदेश में जो पूरी की पूरी दुकान बंद होती हुई नजर आई, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके में, वो दुकान बंद होने की नौबत दूसरे इलाके में भी ना आ जाए और कैसे उस क्रेडिट में अपनी हिस्सेदारी भी एक ढूंढी जाए, इस कोशिश के तहत जाति जनगणना कराई गई। दूसरी कोशिश ये है कि पूरे देश में अभी जो माहौल है कि कितना जल्दी पाकिस्तान से बदला लिया जाए, कितना जल्दी जो 28 सिविलियन जो मारे गए हैं, जो टूरिस्ट मारे गए हैं, जो सैलानी मारे गए हैं, जो शहीद हुए हैं एक तरह से कहे तो, उसका बदला ये देश कैसे ले। देश उस तरफ सोच रहा था, लेकिन धारा का रुख दूसरी तरफ मोड़ने की कवायद, यूं कहे कि हड़बड़ी में गड़बड़ी करने की वैसे ही कवायद कर दी है मोदी जी ने, जैसे कभी वीपी सिंह ने की थी। तो इसका आगे फायदा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विपक्ष को मिलेगा अगर ये जाति जनगणना उसी फॉर्मेट में हुई तो। दूसरी बात, तो क्या आप ये मानते हैं अभिषेक, क्या आप ये मानते हैं कि बिहार में इसी साल चुनाव होना है, फिर साल भर के वक्त के बाद यानी 2027 के स्टार्टिंग में उत्तर प्रदेश इस देश का जो सबसे बड़ा सूबा है वहां पर चुनाव होता है, तो क्या अभिषेक आपको लगता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही गणित है मिस्टर मोदी की कि बिहार और उत्तर प्रदेश, ये दोनों उनके दिमाग में है और उनको लगता है कि दोनों ही राज्यों में जो लड़ाई है पर्दे के पीछे वो जाति की होनी है, संविधान की होनी, तो क्या इसको लेकर उन्होंने ये कार्ड खेला है? अभिषेक छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं डॉक्टर साहब के पास आ रहा हूँ। जी, मैं छोटा ही जवाब देता हूँ। 2014 में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर 93 सीटें अकेले बीजेपी को आई थी। याद रखिए, मैं अलायंस पार्टनर की सीटें नहीं जोड़ रहा हूँ। 122 में 93 सीटें, 71 प्लस 22 भाजपा को। 80 सीटें आई थी 2019 में। इस बार ये आंकड़ा गिर करके आ गया कितने पे? 45 पर। 33 और 12 पर बीजेपी का। यूपी बिहार में महज 45 सीटें मिली हैं। 93 कहां, आज 45, आधे से कम हो गए। इनको ये डर था कि कहीं ये आंकड़ा 1/4 से भी नीचे न चला जाए, तो इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं इन्होंने कार्ड खेला है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कार्ड बीजेपी के चुनावी हिंदुत्व की राजनीति के लिहाज से बहुत ज्यादा सफल कार्ड माना जाएगा, क्योंकि जब भी जाति की राजनीति शुरू होगी कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होगा। हाँ, ये अलग बात है कि कहीं बहादुर शाह जफर की तरह नरेंद्र मोदी अपना नाम लिखवाना चाहते हो कि जैसे वो अंतिम मुगल शासक थे, वो अंतिम भाजपा के प्रधानमंत्री के तौर पर नाम लिखवाना चाहते हैं, ये अगर मन में कोई इच्छा हो तो मुझे नहीं पता है। चलिए, ठीक, मैं आ रहा हूँ। एक चीज मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा करी, लोगों को बड़ा सरप्राइज लगा। बड़े बड़े मैंने नेताओं को सुना, एवरीवन वाज सरप्राइज कि भाई ये क्या हो गया, अचानक क्या हो गया, गलत तो कहीं सरकार के प्रवक्ता ने नहीं बोल दिया। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से जाति का विरोध कर रहे थे, या योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि जातियों में बटोगे तो कटोगे, या पहलगाम में जो हमला हुआ उसमें भी कहा गया कि भाई देखिए मारने वाले जो पाकिस्तान से आए थे उन्होंने जाति नहीं पूछी, धर्म पूछ के मारा है। तो क्या आपको लगता है बीजेपी में जितने भी बड़े नेता हैं जो इसका विरोध कर रहे थे, और कहीं ना कहीं आरएसएस ने भी इसका विरोध किया कि भाई जाति सेंसस नहीं होना चाहिए,
क्या आपको लगता है बीजेपी अपने ही जाल में फंस गई या बीजेपी कोई गेम खेल रही है? देखिए दीपक जी, मैं बराबर इस बात को कहता रहा हूं कि बीजेपी माने मोदी की बीजेपी हिंदुत्व से ज्यादा जाति की पॉलिटिक्स करती है, चुनावी राजनीति। और जाति की जो इंजीनियरिंग है उसमें माहिर हैं मोदी जी, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं कतई सरप्राइज नहीं हूं, मैंने बहुत पहले ये कहा था कि जाति जनगणना नरेंद्र मोदी कराएंगे, क्योंकि वो ये एजेंडा राहुल गांधी के हाथ में नहीं जाने देंगे। तो दरअसल राहुल गांधी और विपक्ष जिस तरह से एक सामाजिक न्याय की राजनीति पर कंसंट्रेट हुआ और इसी को लेकर के वो आगे चलना चाहता था, उसको डाइल्यूट करने के लिए नरेंद्र मोदी ने ये गेम खेला है पूरे तरीके से। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता हैं जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट और हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति करने वाला दिखाना चाहते, मसलन चाहे योगी जी हो या बहुत सारे लोग। अब उसी में मुझे याद आ रहा है ऐसे लोग जो राहुल गांधी को कहते थे कि टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं क्योंकि जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, तो क्या वो अब नरेंद्र मोदी को कहेंगे कि टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं? अब उनकी जबान क्या खुलेगी, ये तो उनके लिए मुश्किल हो गई है। लेकिन नरेंद्र मोदी अपने तीसरे फेज में भी ये दिखाना चाहते हैं कि वो ओबीसी फेस है, वो सामाजिक न्याय की राजनीति कर रहे हैं। और राहुल गांधी कहते रहे, आज अश्विनी वैष्णव ने जो कहा ना कि कांग्रेस पार्टी ने कभी जाति जनगणना नहीं कराई, लास्ट जो जाति जनगणना है वो अंग्रेजों के जमाने में 1931 की है, और फैक्चुअली बिल्कुल वो सही है। पिछली बार जो हुआ 11 में वो सर्वे था, ये भी उनकी बात सही है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से इधर आक्रामक हुए थे और उन्होंने कहा था कि ये हमारा केंद्रीय एजेंडा है, उसको डाइल्यूट करने के लिए नरेंद्र मोदी ने ये चाल चली है और अपने उन नेताओं को भी थोड़ा किनारे लगाने के लिए जो ज्यादा हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। तो दोनों ही गेंदें अपने पास रखने के लिए मोदी जी जब जो चाहेंगे वो खेलेंगे, क्योंकि बाकी और लोग नहीं खेल सकते। योगी जी तो ये जाति जनगणना का कार्ड नहीं खेल सकते, मोदी जी खेल सकते हैं, तो वो उन्होंने खेला है दरअसल राहुल गांधी के उस मुद्दे को डाइल्यूट करने के लिए। लेकिन मैं समझता हूं कि असल में ये राहुल गांधी की जीत है, मोदी जी को झुकना पड़ा है इस मुद्दे पर और जाति जनगणना का ऐलान करना पड़ा। राहुल गांधी की जीत बता रहे हैं प्रोफेसर रविकांत, और प्रोफेसर रविकांत जी के बारे में मैं बता दूं कि जब मसले सामाजिक न्याय के आते हैं, सोशल जस्टिस के आते हैं, तो चाहे कोई भी समाजवादी धारा की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, कहीं ना कहीं बड़े से बड़े नेता इनकी बात जरूर मानते हैं। थिंक टैंक माने जाते हैं प्रोफेसर रविकांत, खासकर जाति के रिजर्वेशन, आरक्षण, इन सब की राजनीति में। और इनका ये कहना है कि जीत राहुल गांधी की ही है, क्योंकि मोदी जो है कहीं ना कहीं राहुल गांधी के ट्रैप में फंस गए, उनके एजेंडा में फंस गए वो। एक चीज अभिषेक आपसे पूछना चाहूंगा, मुझे भी थोड़ा सा, भाई बात तो डॉक्टर साहब ने ठीक कही, लेकिन मोदी कभी भी एक भी कदम बिना फायदे के बढ़ाते नहीं, बिना मतलब के, बिना मोटिव के मोदी कोई फैसला लेते नहीं। इसमें हिडन एजेंडा क्या है? ऐसा तो नहीं है कि इसी में कुछ खेल होने जा रहा हो कि जाति के साथ उपजाति जोड़ दें या कहीं ओबीसी के अंदर ही कुछ ना कुछ एक तरह से विरोधाभास हो जाए, ओबीसी वर्सेस ईबीसी हो जाए या ईबीसी वर्सेस एससी हो जाए। ऐसा तो कुछ खेल नहीं है। अभिषेक जी, तस्वीर साफ करिए भाई, आप तो इस सब्जेक्ट के स्कॉलर हैं। दीपक जी, जो समाजशास्त्रीय अध्ययन जो आप कहते हैं, सोशियोलॉजिकल एनालिसिस, उसमें जाति भारत में एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, कास्ट एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। जैसे आप यूरोप में जाते हैं तो क्लास एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और हमारे यहाँ गलती लोग क्या करते हैं कि कास्ट पॉलिटिक्स को सीधे सीधे सिंबलाइज कर देते हैं, उसे जोड़ देते हैं मंडल पॉलिटिक्स से। हकीकत यह है कि कास्ट सेंसस होने के बाद मंडल पॉलिटिक्स कमजोर होनी है। बिहार इसका जीता जागता उदाहरण है। मैं पहले से कह रहा था। ये क्या कह रहे हैं भाई, जरा हमको समझाइए जरा। आप कह रहे हैं कि ये जो जाति सेंसस होगा, इससे कहीं ना कहीं जाति की राजनीति कमजोर हुई। इसका मतलब जैसे मान लीजिए ओम प्रकाश राजभर, ये बड़े नेता हैं राजभर उत्तर प्रदेश के, ये कहते हैं कि साहब राजभर वोट जो है 10% है, और जब सेंसस होगा तो पता लगेगा कि 2% है। या जैसे संजय निषाद, वो कहते हैं कि निषाद कम से कम 11-12% है उत्तर प्रदेश में, सेंसस होगा तो पता लगेगा 3% है। दीपक जी, क्या सबकी स्ट्रेंथ पता लगेगी, इस वजह से दिक्कत होगी? सबकी स्ट्रेंथ पता लगेगी। और ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा, इस तरह के कम से कम 400 नेता यूपी बिहार में सामने आ जाएंगे। 400 अलग अलग जातियों के 400 नेता सामने आ जाएंगे।
और जब इतने सारे जातीय नेता जातीय अस्मिता को लेकर सामने आएंगे तो राजनीति अंततः गिरेगी जाकर के किसके पाले में, अपर कास्ट के पाले में या दलित वर्ग के पाले में, अंततः यही गिरेगी। हाँ, ओबीसी वर्ग में यादव एक बड़ी जाति है जनसंख्या के लिहाज से, यूपी और बिहार में उनकी राजनीति मजबूती से आगे बढ़ेगी। लेकिन एक आशंका मेरे मन में है, क्योंकि लोकसभा में जो अभी चीफ व्हिप है भारतीय जनता पार्टी के संजय जायसवाल, उनका अभी 1.5-2 साल पहले का एक बयान है, वो वीडियो क्लिप भी है, जिसमें वो कह रहे हैं कि बिहार की जाति जनगणना में कि उपजाति जनगणना कराई जाए। अब उपजाति जनगणना क्या, यादवों में कितनी उपजातियां हैं। अब जैसे यूपी में मैं सुनता हूं कि मुलायम सिंह जिस उपजाति से आते हैं या अखिलेश यादव, वो संख्या में कम है, दूसरी उपजाति ज्यादा बड़ी। इसी तरह बिहार में लालू यादव के बारे में कही जाती है। तो कास्ट विद इन कास्ट, ये सब कास्ट की राजनीति अगर सतह पर आ गई तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर चुनावी हिंदुत्व की राजनीति मजबूत हो जाए। चलिए, मैं कहीं ये तो बीजेपी का एजेंडा नहीं है, क्योंकि संजय जायसवाल साफ कह रहे हैं, मैं आपने वो क्लिप देखी होगी, मैंने भेजा था आपको, वो साफ कह रहे हैं कि एक और सेगमेंट उसमें बना देने में जाता क्या है, जाति के बगल में उपजाति का। डॉक्टर साहब एक चीज बताइए, मैं आप, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, मुझे लगा कि आप ही रोशनी डाल सकते हैं। जैसे एससी और एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, उनकी तो जनगणना सेंसस होता ही रहता है। क्या आपको लगता है ईबीसी और ओबीसी को जो लेकर आएंगे, और ओबीसी में कितनी जातियां हैं, मौर्य है, कुर्मी है, यादव है, इन सब की गिनती आ जाए, इसी तरह से ईबीसी में राजभर, निषाद वगैरह है, इनकी जो है स्ट्रेंथ पता लग जाए, तो क्या इससे कुछ टकराव बढ़ेगा, या अभी तक जो चल रहा था ठीक चल रहा था? इसके फायदे नुकसान के डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिए जरा। देखिए, नरेंद्र मोदी बखूबी जानते हैं कि राजनीति किधर जा रही है। ये राजनीति इस वक्त अब ओबीसी मतलब अपर ओबीसी से निकल करके ईबीसी की तरफ जा रही है, लोअर ओबीसी की तरफ जा रही है। और मैं जो जहां पर मैंने सहमति दर्ज की थी अभिषेक जी से, वो ये था कि ये मंडल पॉलिटिक्स नहीं है, ये कांशीराम और कर्पूरी पॉलिटिक्स होगी जो अभी की हो रही है। तो ईबीसी पर ज्यादा फोकस होगा। और अभी मोदी जी के पिटारे में एक और है तीर, वो है रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को लागू करना, जो ओबीसी के रिजर्वेशन को अलग करेगा, ईबीसी का अलग करेगा और अपर ओबीसी है उसको अलग करेगी। तो ये अभी चीज उन्होंने रखी हुई है और मुझे लगता है कि आने वाले दौर में वो इस तीर को भी चलेंगे। तो दरअसल जो अति पिछड़ा है वो जिस तरीके से अब लोकतांत्रिक चेतना, उसकी राजनीतिक चेतना जो विकसित हो रही है, उसका फायदा नरेंद्र मोदी उठाना चाहेंगे। और ऑब्वियस है कि उसमें कुछ लोग, जैसे राजभर का नाम लिया, निषाद का नाम लिया, ये जो लेकर के चल रहे हैं कि साहब 10% है, 5% है, 15% है, ये चीजें खत्म हो जाएंगी और उसका फिर सामूहिक फायदा ईबीसी को मिलेगा। एक तो ये, दूसरा मोदी जी इसको उलझाना चाहेंगे डेफिनेटली। जैसे अभी राहुल गांधी का जो आया है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि मोदी जी टाइम लाइन बताएं, हम समर्थन करते हैं सरकार के इस फैसले का, लेकिन टाइम लाइन बताएं कि कब करेंगे वो, कितने दिन में करेंगे वो। और अभी राहुल गांधी का जो अगला स्टेप होगा वो होगा 50% रिजर्वेशन की सीलिंग को खत्म करना, वो उस पर आगे आएंगे। तो मुझे लगता है कि शहमाद का गेम अभी दोनों तरफ से चलेगा। राहुल गांधी के पास भी उनके तरकश में अभी तीर है और मोदी जी के भी तरकश में अभी तीर है। और अब एक चीज तो तय हो गई है कि इस देश की राजनीति हिंदुत्व पर नहीं चलेगी, इस देश की राजनीति सामाजिक न्याय की राजनीति होगी और जातीय आंकड़ों पर राजनीति होगी, जिसकी बात मैं बराबर कहता रहा हूं कि हिंदुत्व और नेशनलिज्म ये केवल मुद्दों को भटकाने के लिए है। बीजेपी बखूबी कास्ट की पॉलिटिक्स करती है और यही फिर आगे एजेंडा बनने जा रहा है। अब इसमें आप देखिएगा रिजर्वेशन और कास्ट पॉलिटिक्स, ये दो बड़े मुद्दे सामने आए। ओके, तो बड़ी बात कही है डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई देखिए बहुत से डायनामिक्स हैं। नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने यूं ही सिर्फ युद्ध से ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान या सेना को मौका देना कि भाई जब थोड़ा सा चीजें शांत हो जाए तब वो एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज दें और सीमा पार जाके हमला करें, एक तो ये नीति हो सकती। दूसरा, जाति को जिस तरह से वो लेके आए एक मिसाइल के तौर पे, पॉलिटिकल मिसाइल के तौर पे, उसके पीछे उनकी अपनी चाल है। और बीजेपी आज की तारीख में जो डॉक्टर साहब का कहना है कि कास्ट की पॉलिटिक्स को मोदी और शाह बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उनका कहना है। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी के पास अभी भी कई पत्ते हैं
और वो रिजर्वेशन पर जरूर कहीं ना कहीं फिर से मोदी को चुनौती देंगे। देखना यह है कि ये जो राजनीति अचानक से बदली है, ये जो रंग एकदम से बदला है, इसका असर हमें आगे क्या दिखता है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक है या मोदी कहीं ना कहीं एक गलती कर गए, ये वक्त बताएगा। मैं सिर्फ शुक्रिया अदा करूंगा डॉक्टर साहब का और अभिषेक का, जिन्होंने खुलकर बातचीत करी, खुलकर रोशनी डाली है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक हिंदुस्तान की सियासत में एक नया मोड़ जैसे आया। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए। और अभिषेक आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को में शामिल होने का। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।